अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत अच्छा टॉपिक पे बनी हुई है। ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी, बहुत अहम मालूमात है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो दोस्तों वो वीडियो है, नासा ने एक दूसरे मखलूक का सियारा तलाश कर लिया। इस पे हमने रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ रहें। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। उर्दू कवर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खला में भेजे जाने वाले मुख्तलिफ सैटेलाइट्स, प्रोबिस और दीगर खलाई गाड़ियों से इंफॉर्मेशन की तरसील कैसे होती है? इंसान ने साइंस के शोबे में इस हद तक तरक्की कर ली है कि अब हमारा भेजा हुआ सबसे ज्यादा दूर मौजूद सैटेलाइट हमारे निजाम शमसी से भी बाहर निकलने वाला है। इसी दौरान साइंसदानों पे कुछ ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने इन्हें हैरान और परेशान करके रख दिया। साइंसदानों को एक ऐसा सिग्नल मिला है जिससे वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इस खला में हमारे अलावा भी कोई आबादी मौजूद है या नहीं। ये दरियाफ्त कैसी है और हम सिग्नल्स की तरसील कैसे करते हैं और साइंसदानों ने खलाई मखलूक के आसार को कैसे पकड़ा, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इंसान ने कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सबसे पहले टेलीग्राफ की तारों का सहारा लिया था, जिसमें करंट के मुख्तलिफ वक्फों और उनकी शिद्दत के लिहाज से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इसके बाद यही काम टेलीफोन की तारों से लिया जाने लगा और फिर टेलीफोन की तारों से होता हुआ ये काम फैक्स तक पहुंच गया, जिसमें एक पूरा डॉक्यूमेंट इन तारों के जरिए से भेज दिया जाता था और वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर खुद ब खुद प्रिंट हो जाता था। इसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन का दौर आया और ये दौर अब तक किसी हद तक भी मौजूद है। इस दौर में साइंसदानों ने रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया। आज आप जो एफएम रेडियो सुनते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की तरसील की सलाहियतें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। यहां तक कि दूसरी जंग अजीम के बाद वाईफाई की सहूलत भी दस्तयाब हो गई। लेकिन चूंकि उस वक्त तक हम इंटरनेट को ईजाद नहीं कर पाए थे, तो वाईफाई की सहूलत से सिर्फ रेडियो स्टेशंस को फायदा था, जो अपनी रेडियो वेव्स को ज्यादा बेहतर अंदाज में आवाम तक पहुंचाने लगे थे। 80 की दहाई में जब इंटरनेट इजाद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट तारों से बाहर निकलकर रेडियो वेव्स के जरिए से ट्रांसमिट होने लगा, तो इस टेक्नोलॉजी की अहमियत और भी बढ़ गई। आज हम सब लोग वाईफाई के नाम से वाकिफ हैं। यहां तक कि वाईफाई हमारे अपने फोन्स में मौजूद होता है। जब आप अपने फोन में चलने वाले इंटरनेट डाटा को हॉटस्पॉट के जरिए दूसरों के फोन तक पहुंचाते हैं, तब आपका फोन ही वाईफाई राउटर बन जाता है। चंद साल पहले तक वाईफाई के साथ लगने वाली इंटरनेट की तारें आम सी तारें हुआ करती थी और इनमें से डाटा की तरसील का रेट भी कुछ ज्यादा तेज नहीं था। अब आप लोग भी जानते होंगे और सुन चुके होंगे कि अब फाइबर ऑप्टिक्स केबल इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके अंदर रोशनी के सिग्नल्स के जरिए डाटा की तरसील की जाती है। फायर ऑप्टिक्स केबल के साथ लगे हुए वाईफाई राउटर निहायत ही बेहतरीन स्पीड के साथ इंटरनेट फराहम करते हैं। यही सारी टेक्नोलॉजी दरअसल खलाई तहकीकात में भी इस्तेमाल होती है। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि यह सारी टेक्नोलॉजी सबसे पहले बनाई खलाई तहकीकात के लिए गई थी और फिर इनके आम और सस्ता होने पे इस टेक्नोलॉजी को आवाम तक भी पहुंचा दिया गया। इंटरनेट भी फौजी मकासद के लिए इजाद किया गया था, जो आज पूरी दुनिया की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, इन तमाम तहकीकात के बाद साइंसदान अब ऐसी लेजर बनाने में कामयाब हो गए हैं जो बड़ी हद तक मरकूज और ताकतवर होती हैं। यही लेजर्स हैं जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है और खलाई तहकीकात के दौरान इंफॉर्मेशन की तरसील के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रोशनी की लहरों पे मुश्तमिल ये लेजर हमारे डाटा के हिसाब से 1 सेकंड में करोड़ों बार जलती बुझती हैं और इनकी मदद से पैदा होने वाले सिग्नल्स को दूसरी जानिब मौजूद रिसीवर इनको असल डाटा की सूरत में कन्वर्ट कर देता है। हम इंसानों ने शुरू से ही आसमान को बड़ी अजीबो गरीब चीज समझ रखा है और हमारे बाप दादा आसमान के मुताल्लिक मुख्तलिफ कहानियां भी सुनाया करते थे। आज का इंसान इन कहानियों से दूर निकलकर अपने करीब तरीन हमसाए यानी चांद पर भी कदम रख चुका है और दीगर तमाम सियारों की तरफ भी खलाई प्रोबिस भेज चुका है। खलाई प्रोबिस भी दरअसल सैटेलाइट्स की तरह ही होते हैं,
लेकिन चूंकि इन्हें स्पेस की तहकीकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रोब कहा जाता है। यहां तक कि इंसानों ने तो एक ऐसा प्रोब भी बनाकर सूरज की तरफ भेज दिया है जो सूरज की शदीद तपिश और गर्मी के बावजूद सूरज के इंतहाई हद तक करीब मौजूद रहकर सूरज का मुताला कर रहा है। इस स्पेस प्रोब को जूनो स्पेस प्रोब कहते हैं, जो इस वक्त सूरज का मुताला कर रहा है। प्यारे साथियों, आज से तकरीबन 24-25 साल पहले नासा ने 2 खलाई गाड़ियां जो दरअसल स्पेस प्रोबेज ही थे, इन्हें पूरे निजाम शमसी की तहकीकात के लिए जमीन से रवाना किया। इनमें से एक का नाम वायेजर 1 और एक का नाम वायेजर 2 था। इन दोनों स्पेस गाड़ियों ने सूरज के गिर्द चक्कर काटते हुए एक एक करके तमाम सियारों का मुताला करना था और फिर निजाम शमसी की हदूद से बाहर तक चले जाना था। इन दोनों स्पेस प्रोबेज को दोबारा जमीन पर लाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, इसलिए इन स्पेस प्रोबेज में एक डिस्क में जमीन का हर मुमकिन हद तक तारफी डाटा महफूज किया गया है। वायेजर 1 और वायेजर 2 में एक ऐसी गोल्डन डिस्क रखी गई है जिसमें दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों के सैंपल्स, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानवरों की आवाजें, यहाँ पे चलने वाली हवाओं की आवाजें और इस तरह की दीगर मज़ाहिर फितरत जो हम जमीन पर देखते हैं, इनके मुताबिक आवाजें और मनाज़िर रिकॉर्ड किए गए हैं। इस गोल्डन डिस्क में उर्दू और पंजाबी जुबानें भी शामिल हैं। ऐसा इस मकसद के लिए किया गया है कि अगर